हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद प्रभा में। उम्मीद करती हूँ आप सबकी तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और पूरी ईमानदारी से आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सभी ने मेगा टेस्ट नंबर 1 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, 2 दिन के अंदर ही 10,000 व्यू तक पहुँचाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, उसी तैयारी में आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 के बारे में, जो एक प्रकार से आपका मिनी टेस्ट होने वाला है, यह आप कह सकते हैं, जिसमें आपको सीजे व्यापम अमीन पटवारी 2025 के टॉप 60, ठीक है, ये 50 नहीं 60 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, आप सभी ने सिलेबस तो देखा है जिसमें आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। तो मैंने क्या किया है इस बार इस मिनी टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के टोटल 20 प्रश्न आने वाले हैं, जिसमें से हम लोग आज 10 प्रश्नों को देखेंगे, हिंदी के 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को देखेंगे, इंग्लिश के भी 10 प्रश्नों को देखेंगे, रीजनिंग के भी 10 और मैथ्स के भी 10 और जीके के भी 10 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। तो टोटल आपके यहाँ 60 प्रश्नों का सेट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। अगर आप अमीन पटवारी के अलावा भी टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, मंडल निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप यह वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और अपनी तैयारी का आकलन करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, कथन ए दिया है सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो सीपीयू मतलब सबसे पहले तो क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को क्या कहते हैं बोल रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं बोल रहा है। तो क्या यह करेक्ट है? क्या मैंने हमेशा आपको बताया है, फुल फॉर्म से आपको ज़्यादा आसानी से याद रखने में, लॉजिक लगाने में आसानी होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रोसेसिंग कौन करता है, जिसके पास दिमाग होगा वही प्रोसेस कर पाएगा ना। तो बिल्कुल सीपीयू को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग कहते हैं। यानी कि पहला हमारा क्या हो गया, पहला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, कारण आपको दिया है सीपीयू की सभी गणनाएं और नियंत्रण का कार्य करती है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, सभी गणनाएं और नियंत्रण का कार्य करती है। तो क्या यह करेक्ट है? क्या मैंने आपको बताया था एएलयू के बारे में और सीयू के बारे में। एएलयू के बारे में क्या बताया था, यह अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट होता है, बताया था ना, जो क्या करता है, अरिथमेटिक मतलब बीजगणितीय ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और लॉजिक मतलब लॉजिक लगाता है, रीजनिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करता है, बताया था। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है, ठीक है, सुपरवाइजरी करता है, कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल यूनिट करते हैं। तो इसमें तो कहीं भी सीपीयू का जिक्र ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होना चाहिए, मतलब आर जो है गलत होना चाहिए, कारण गलत होना चाहिए। लेकिन बुक में इसका आंसर फ्रेंड्स दोनों सत्य है, ऐसा करके लिया गया है। ठीक है, मतलब कथन सही है और कारण भी सही है, ऐसा करके लिया है। ए और आर दोनों सही है, और आर क्या कर रहा है, सही सही कारण को बता रहा है, ऐसा करके ऑप्शन नंबर ए को लिया है। लेकिन मेरे हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ कथन ए सही होना चाहिए। आप लोग अपना आंसर अगर एग्जाम दे रहे होते तो क्या आंसर लेंगे, एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, जिससे मुझे भी आइडिया हो जाए कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ। ठीक है, तो आंसर जरूर से एक बार आप कमेंट करना। ठीक है, आप अपना आंसर क्या लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, यहाँ पे कथन ए दिया है प्रिंटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है बोल रहा है। इनपुट डिवाइस होता क्या है, जिससे हम डेटा को फीड करते हैं, एंटर करते हैं, है ना, वही क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो प्रिंटर से हम क्या करते हैं, प्रिंटर से हम डेटा को एंटर करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। प्रिंटर से हम डेटा को एंटर नहीं करते, फीड नहीं करते, हम उससे आउटपुट प्राप्त करते हैं। प्रिंट निकालते हैं ना, प्रिंट निकालते हैं मतलब आउटपुट को प्राप्त करते हैं। तो यह तो इनपुट नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस हो गया, करेक्ट है। इसका मतलब हमारा कथन जो है क्या हो गया, कथन जो है वह गलत हो गया। क्लियर है। कारण दिया गया है आपको, प्रिंटर का उपयोग डेटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए किया जाता है। अब प्रिंटर का उपयोग क्या करते हैं, डेटा को स्क्रीन पर दिखाने के लिए करते हैं। तो क्या यह सही है? क्या स्क्रीन, यहाँ देखो टर्म यूज किया है, स्क्रीन पर दिखाने के लिए। तो क्या आप इसका आंसर सही मार्क करेंगे? तो इसका आंसर भी
गलत होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डेटा को स्क्रीन पर नहीं दिखाते। प्रिंटर का उपयोग क्यों होता है? कागज पर प्रिंट प्राप्त करने के लिए होता है। क्यों होता है? कागज पर हमको प्रिंट प्राप्त करना है, यानी कि हार्ड कॉपी आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। ये प्राप्त करने के लिए, आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। जबकि स्क्रीन पर हमको आउटपुट देखना है तो किसका प्रयोग करते हैं? मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्रीन लिखा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर आर भी, सॉरी, कारण जो है आर भी वहाँ गलत हो जाएगा। पहला भी हमारा गलत, दूसरा भी गलत। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है? ऐसा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में। समझ में आए ना? उम्मीद करती हूँ सब लोगों को आपको समझा पाई हूँ। तो आपको थोड़ा समझ समझ के ही आंसर लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है, ये है ना, स्तंभ ए स्तंभ बी दिया है। तो देखो पहले में दिया है आपको मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? मैंने अभी आपको बताया, स्क्रीन पर आपको कुछ भी चीज़ें देखना हो तो आप क्या करते हैं? देखने के लिए, यानी कि दृश्य आउटपुट प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हैं? मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। इसलिए मॉनिटर क्या हो गया? एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस हो गया। तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, यानी कि पहले का पहला ही हो गया। ए का आ गया हमारा पहला। ठीक है, कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड से हम लोग टाइपिंग करते हैं, डेटा को एंटर करते हैं, और एंटर करने का काम किसके थ्रू करते हैं? इनपुट डिवाइस के थ्रू करते हैं, यानी कि दूसरे का हमारा दूसरा ही आ गया। करेक्ट हुआ। अब देखो हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस लिखा है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है। प्राइमरी कौन होता है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस यहाँ भी पूछ चुका है, ये होता है आपका कैच मेमोरी। कैच मेमोरी, कैच मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर हो गया। और सीपीयू, सीपीयू क्या करता है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, एक प्रकार का प्रोसेस करता है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आंसर आप लोग साथ में काउंट करना। और जितने भी लोगों ने मेगा टेस्ट 2 नहीं देखा है, ठीक है, मेगा टेस्ट नंबर 2 इसको भी ज़रूर से वॉच करना। मेगा टेस्ट 1 में हमने थोड़े से नॉर्मल लेवल के कह सकते हैं, इजी लेवल तो नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल के मैंने क्वेश्चंस रखे थे। मेगा टेस्ट 2 में उससे थोड़े से टफ लेवल के प्रश्न रखे हैं मैंने। और मेगा टेस्ट 3 जब आएगा, यानी कि वेडनेसडे को, इसमें हम लोग और टफ लेवल के प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे हम लोग लेवल को बढ़ाते जाएंगे, एकदम से लेवल को नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, एक एक सीढ़ी को क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो मेगा टेस्ट 2 भी जिसने नहीं देखा है, जल्दी से इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत की तुरंत वॉच कीजिएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो एमएस वर्ड, एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्पेसिफिक पर्पस का मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था? जैसे आप यूज़ करते हैं पेंट का, पेंटिंग में आप पेंट का जो ऐप है, उसमें आप क्या गेम्स खेल सकते हैं? क्या नहीं खेल सकते। गेम्स के लिए हमारे पास अलग सॉफ्टवेयर होता है ना। उसी प्रकार से यहाँ सिर्फ और सिर्फ पेंट के लिए यूज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर है। फोटोशॉप में भी आपको इमेज को एडिट करने का ऑप्शन रहता है, इसमें आप ना तो गेम्स खेल पाएंगे, ना तो वीडियो देख पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फोटोशॉप जो होता है इमेज के लिए यूज़ होता है। पावर पॉइंट जो होता है या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्लाइड्स वाला आपने बनाया भी होगा कॉलेज स्कूल वगैरह में, तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन विंडोज़ क्या है? विंडोज़ जो है वह ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। फिर ये वाला प्रश्न व्यापम पटवारी में पूछा गया था। 2017 को जब पेपर हुआ था ना, उसमें ये वाला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है? तो ईमेल अगर आपको भेजना है तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करेंगे? HTTP का प्रयोग तो नहीं होता। ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर, फुल फॉर्म भी पूछता है ना, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी का अर्थ क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अब मेल दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेल दिख रहा है, तो इसी को आंसर मार्क करके मत आ जाना, ठीक है। एसएमटीपी जो है वो ये फुल फॉर्म है इसका, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन किस ईमेल भेजने के लिए आपको किस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है पूछा है, तो किसका प्रयोग होता है? ये होता है आपका पीओपी का। किसका होता है? पीओपी का, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है ईमेल भेजने के लिए। क्लियर हो गया? और कौन सा होता है इसी का? POP4 और POP3 का प्रयोग होता है, ठीक है। दोनों को आपको याद रखना है। कभी कभी POP4 दिया रहता है, कभी कभी 3 भी दिया रहता है, तो दोनों को आपको याद रख के चलना है, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न आ गया, ठीक है। इस प्रश्न को मेरा रखने का मकसद सिर्फ यह है कि मैं आपको इंटरनेट का जनक और कंप्यूटर का जनक दोनों को साथ साथ में आपको आंसर बता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बेबेज जो है वह कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। और इंटरनेट के जनक कौन होते हैं यह भी जान लो, विंट सर्फ, ठीक है। दोनों में कंफ्यूजन होता है बहुत, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को बताने के लिए ऐसे प्रश्न रखे हैं। इंटरनेट के जनक कहते हैं विंट सर्फ को, और कंप्यूटर के जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। क्लियर हो गया? अब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। आपको कथन दिया है, यहाँ पे कथन था ना, कथन दिया है इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो क्या यह सही है? क्या बिल्कुल सही है। इंटरनेट क्या करता है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ बिलासपुर से, आप देख पा रहे हैं सुकमा से, दंतेवाड़ा से, दुर्ग से देख रहा होगा कोई, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? मेरी वीडियोस को एक जगह से मैं दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रही हूँ। आप कहीं भी बैठ करके मेरी वीडियोस देख पा रहे हैं। यह किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? इंटरनेट के थ्रू। यानी कि इंटरनेट क्या है? सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो कारण तो कथन हमारा तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण आपको दिया है इंटरनेट में केवल लैन नेटवर्क जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो शब्द दे देते हैं ना केवल वाले, यहाँ पे हमने एक और कौन सा देखा था, स्क्रीन करके देख लिया था 2-3 क्वेश्चन पहले। तो ये सब जो वर्ड होते हैं ना, यही आपके कथन कारण को गलत करवा देते हैं। अब देखो गलत कैसे करवाए हैं। अगर आपको बोलता यहाँ पे, मान लो की बात है, ये केवल का यहाँ पे नहीं दिया रहता, इंटरनेट में लैन नेटवर्क जुड़ते हैं, अगर सिर्फ इतना दिया होता तब हमारा कारण जो है वह सही होता। क्यों सही होता? जैसे कि मैंने आपको लैन का बताया है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में वाईफाई कनेक्शन लगाना है, इंटरनेट कनेक्शन लगाना है, तो आप लैन का प्रयोग करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे बोला गया है केवल लैन का प्रयोग होता है करके। तो क्या सिर्फ आप लैन का प्रयोग करके ही इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आप एक सिटी से दूसरे सिटी से भी इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। वाईफाई अपने पेन को भी लगा सकते हैं जिसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता होता है, ठीक है। वैन को भी यूज़ कर सकते हैं, पेन का भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये हो गया आपका गलत, यानी कि कथन हमारा सही था, कारण हमारा गलत हो गया। क्लियर है क्यों गलत हुआ? यहाँ पे केवल लैन का केवल बोल दिया है, इसलिए हमने गलत मार्क कर दिया। तो कथन सही कारण गलत वाला ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर हो गया? तो लैन वैन को भी अच्छे से एक बार देख लेना, इसमें से प्रश्न बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। कथन ए दिया है रोम में डेटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। तो रोम में डेटा क्या होता है? स्थायी रूप से संग्रहित होता है। तो क्या यह सही है? क्या रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम लोग रीड ओनली मतलब क्या होता है? केवल और केवल पढ़ सकते हैं, उसको रीड ओनली मेमोरी रोम कहते हैं। और जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं, कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उसमें डेटा क्या रहती है? स्थायी रूप से संग्रहित रहती है। क्लियर हो गया?
और देखो कारण दिया है रोम में डेटा उपयोगकर्ता द्वारा बदल नहीं सकती, तो यह भी हमारा करेक्ट हो गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और आर क्या कर रहा है, ए का सही सही व्याख्या कर रहा है। क्लियर हो गया। देखो फिर 9 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसको तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यह स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। MS वर्ड हम लोग डॉक्यूमेंट के लिए यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, इसलिए यह क्या है, MS वर्ड जो है वह एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्लियर हो गया। तो देखो फिर 10वें नंबर का प्रश्न आपको दिया है, इंटरनेट से, कथन ए है आपका, इंटरनेट से डेटा प्राप्त करने के लिए डाउनलोड किया जाता है। ठीक है, इंटरनेट से आपको कुछ भी डेटा को प्राप्त करना है अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में, तो आप क्या करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन दबाएंगे, मतलब डाउनलोड से करके क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यह तो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, और देखो कारण दिया है, डाउनलोड करने का अर्थ है डेटा को सर्वर पर भेजना। अच्छा ये बताइए आप मुझे, जैसे कि आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है, आप ये शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस प्रकार का बोलते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना या नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में क्या हो रहा है, डेटा जो है, एडमिट कार्ड जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, CG व्यापम ने जो डेटा आपको भेजी है, आपके नाम से जो चिट्ठी बनाई है एडमिट कार्ड के रूप में, वह आपके मोबाइल में नहीं आ पा रही है, इसीलिए आप क्या बोलते हैं, मेरा एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। मतलब डाउनलोडिंग का अर्थ क्या होता है, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमको कुछ डेटा भेजा है, फाइल भेजी है, उसको हमको डाउनलोड करना है, मतलब अपने पास लाना है, वह डाउनलोड होता है। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, डाउनलोड करने का अर्थ है डेटा को सर्वर पर भेजना बोल दिया है। तो क्या आप भेज रहे हैं, क्या नहीं भेज रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति हमको भेज रहा है तभी हम उसको डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो भेजना नहीं होता है, प्राप्त करना होता है। डाउनलोड करने का अर्थ क्या होता है, डेटा को सर्वर पर प्राप्त करना। ठीक है, और भेजना किसको कहलाता है, भेजना होता है अपलोडिंग करना। ठीक है, भेजना होता है अपलोडिंग करना। जैसे कि एग्जाम्पल आप अपलोडिंग का ये लो, जैसे कि मेरी वीडियोस को मैं अपलोड करती हूँ, है ना, वीडियोस को मैं अपलोड करती हूँ तो मेरी वीडियोस क्या होती है, आपके तक पहुँच पाती है ना। और आप क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको वीडियो भेज दिया यूट्यूब के माध्यम से, आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अपने मोबाइल में प्राप्त करना क्या हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, और किसी दूसरे को भेजना अपलोडिंग हो गया। क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारा गलत हो गया, ये वाला तो ये गलत हो गया और ये हमारा सही था, है ना। तो ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो डाउनलोडिंग और अपलोडिंग, इसमें से भी प्रश्न व्यापम पूछ चुका है, तो दोनों में आपको डिफरेंस को ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स का खेल रहता है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल वर्ड्स देता है कभी कभी, जो कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, चलो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन तो कंप्लीट होते हैं, अब हिंदी के 10 प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, देखो कथन ए दिया है आपको, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो क्या यह सही है क्या, बिल्कुल। संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, और नाम के बदले जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह हो गया, यह हो गया, वे हो गया, ये सब किस में आते हैं, सर्वनाम में आते हैं। यानी कि संज्ञा के बदले, नाम के बदले जो हम शब्द प्रयोग करेंगे उसको सर्वनाम कहते हैं। तो पहला हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, अब कारण दिया है आपको, सर्वनाम से किसी वस्तु का नाम ज्ञात नहीं होता। ठीक है, सर्वनाम से किसी वस्तु का नाम ज्ञात नहीं होता। अब इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे कि मुझे आपको बताना हो, सीता खाना खाती है। ठीक है, ये आपका मान लो सेंटेंस है, सीता खाना खाती है, ये आपका सेंटेंस दिया है। इसमें सीता क्या है, सीता जो है वह संज्ञा है। अब संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग होता है उसको सर्वनाम कहते हैं, और सर्वनाम किस प्रकार का होता है, वह यह इस प्रकार का होता है। तो मान लो मैं बोलती हूँ वह खाना खाती है,
इस प्रकार का हो जाएगा। सर्वनाम का जब प्रयोग करेंगे तो वह खाना खाती है, हमारा सेंटेंस नया सेंटेंस यह बन जाएगा। तो इसमें आपका किसी भी नाम का जिक्र हो रहा है क्या, वह खाना खाती है अगर मैं बोलूँगी तो भाई वह सीता होती है, राम हो सकती है, लक्ष्मण हो सकती है, श्याम हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो कथन है कारण है वह भी करेक्ट हो गया। सर्वनाम से किसी वस्तु का नाम ज्ञात नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गया कैसे, ऐसे ही एक्सप्लेन करके आपको समझना है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण क्या करे, सही सही व्याख्या करे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला प्रश्न को देखते हैं। कथन ए दिया है आपको, क्रिया वह शब्द है जो कार्य का बोध कराए। तो यहाँ तो एकदम सिंपल है, जो कार्य का बोध कराता है, काम का बोध कराता है, उसी को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ तो एकदम इजी है, करेक्ट हो गया। ठीक है, कारण आपको दिया है पढ़ना, खाना, सोना क्रिया के उदाहरण है करके। तो क्रिया को कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बताया था, जब भी शब्द के अंत में ना लग जाए, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पर भी है ना लगा है, तो क्या होता है, यह एक प्रकार की क्रिया होती है। समझ में आ गया, पढ़ना, सोना, खाना, रोना, जो भी आप बोलो, जब भी शब्द के अंत में ना लग जाए वह क्या होती है, क्रिया होती है। यानी कि दोनों के दोनों हमारा करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, सही जोड़ी मिलाइए बोल रहा है, यहाँ पे स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। ठीक है, देखो संज्ञा क्या होती है, ऑप्शन नंबर ए को देखना। संज्ञा क्या होती है, कार्य का बोध कराने वाले को तो हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम के स्थान पर प्रयुक्त को तो सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कार्य का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या भाव का नाम होता है उसको क्या बोलते हैं, नाम दिख गया। यहाँ पे नाम दिख गया मतलब यही हमारा संज्ञा है, और संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण या विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, तो संज्ञा का क्या हो जाएगा, पहले का हो गया हमारा, यहाँ पे देखो संज्ञा दिया था, संज्ञा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 पहले का हो गया। तीसरा सर्वनाम का क्या हो जाएगा, नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द यानी कि दूसरे का हो गया दूसरा। तीसरे का क्या हो जाएगा, क्रिया क्या होती है, कार्य का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी कि तीसरे का हो गया पहला। और चौथे का क्या हो गया, चौथे का चौथा, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा। इस प्रकार का ऑप्शन कहाँ पे है, तीसरा, दूसरा, पहला, चौथा, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया, ये तो सिंपल परिभाषा था, बोल दो, उसी को सही जोड़ी मिलाव वाले में पूछ दिया है ना। चलो ये वाला अच्छा प्रश्न हो गया, जल शब्द किस लिंग का है यह आपको बताना है। तो जल किस लिंग का है, उपरोक्त सभी नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, जल शब्द बोलने से क्या सोच रहे हो आप लोग, ये बताओ। जल आपको स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है ना, स्त्रीलिंग शब्द है। 90% लोग इसी को मार करके आने वाले हैं कि जल क्या है, जल जो है वह स्त्रीलिंग है करके, जबकि जल क्या है एक्चुअली में, जल है हमारा पुल्लिंग में गिनती होता है। जल क्या होता है, पुल्लिंग होता है। आप कैसे बोलते हैं, जल ठंडा है, जल ठंडी है, ऐसा बोलते हैं क्या, नहीं, जल ठंडा है होता है, और ठंडा है मतलब क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, तो 90% लोग गलत करेंगे, लेकिन आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि आपने वीडियो देख ली है। तो जल क्या होता है, पुल्लिंग में गिनती होता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग एक बार अच्छे से वॉच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, राम खाना खा रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है। अब यह तो बहुत इजी प्रश्न हो गया, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो खाना खा रहा है मतलब ऑब्वियस सी बात है लगा है मतलब यह क्या है, वर्तमान काल का है। ठीक है, इतना इजी प्रश्न अभी व्यापम नहीं पूछने वाला है। एक गलती से प्रिंट हो गया है मेरे से। देखो क्वेश्चन दिया है आपको अगला, सूर्य पूर्व से उगता है, इस वाक्य में विधेय क्या है। सूर्य पूर्व से उगता है, इस वाक्य में विधेय क्या है आपको बताना है। देखो विधेय क्या होता है, जिस किसी के बारे में, जब भी हमको कर्ता के बारे में, कर्म के बारे में क्या हो जानकारी मिले, वह क्या होता है, विधेय होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कर्ता इसमें क्या है, जो कार्य करता है उसको कर्ता कहते हैं, यानी कि इसमें कर्ता हो गया, इस सेंटेंस में कर्ता जो है वह सूरज है। कर्ता कौन है, सूरज है। ठीक है, और देखो उगना क्या है, उगना आपका क्रिया है। ठीक है, उगना क्या है, क्रिया है, तो बचा क्या,
पूर्व से सूर्य उगता है, लेकिन कहाँ से उगता है जानकारी हमको कौन दे रहा है, पूर्व दिशा से उगता है, यह हमको जानकारी मिल रहा है। जबकि उगना क्या है, उगना एक प्रकार की क्रिया है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। कर्ता तो हमारा सूरज है, पूर्व से उगता है, यह हमको जानकारी मिल रहा है। यानी कि विधेय इस वाक्य में कौन सा है, पूर्व से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मिसप्रिंट हो गया है, ये हमारा सही हो गया। ठीक है, देखो अगला प्रश्न आपको दिया है, यथा राजा तथा प्रजा में कौन सा समास है। तो यथा राजा तथा प्रजा कौन सा समास होता है, जहां पर भी आपको यथा टाइप का शब्द दिख जाए, यथानुसार, यथाशक्ति, यथासाध्य, तो जितने भी यथा वाले शब्द आपने देखे होंगे, इसके चांसेस कहना चाहिए 99% क्या होते हैं, अव्ययी भाव समास होते हैं। ठीक है, यह आप ट्रिक है, समझ लो, जो समझना है समझ लो। क्या करना है आपको, जितने भी यथा वाले शब्द होते हैं ये आपके अव्ययी भाव में आते हैं। ठीक है, आपको ट्रिक समझ के याद रखना है तो आप यह रख सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपका अगला दिया गया है, बालक से पुस्तक ली गई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक है, अब वाच्य क्या होता है, एक तो कर्ता वाच्य होता है, एक कर्म वाच्य भी होता है। तो इसमें कौन से, बालक से पुस्तक ली गई, यह कौन सा वाच्य है आपको बताना है। ठीक है, बालक से पुस्तक आपने लिया, क्या किया है आपने, कर्म किया है ना, आपने पुस्तक लिया मतलब आपने कर्म किया, तो यह क्या है, कर्म वाच्य है। क्लियर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, कर्म वाच्य। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, कथन ए दिया है, असंभव शब्द में उपसर्ग अ है। तो मैंने आपको बता रखा है, एक होता है मूल शब्द जिसको धातु शब्द बोलते हैं, इसके सामने जो भी शब्द लगता है उसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। इसके पीछे जो शब्द लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं ना। तो देखो आपका मूल शब्द इसमें क्या है, मूल शब्द है संभव, संभव आपका मूल शब्द है, इसके सामने में अवर्ण लगा है ना, तो फिर क्या बन गया, यह असंभव बन गया है, यानी कि कथन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब देखो कारण आपको दिया गया है, अ उपसर्ग निषेध का बोध कराता है। तो देखो हमारा मूल शब्द क्या था, संभव, संभव मतलब क्या होता है, पॉसिबल, संभावित, संभावित क्या है, एक प्रकार से पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं हमको, संभव होना मतलब कि पॉजिटिव होना। ठीक है, लेकिन इस शब्द के आगे हम लोग अ उपसर्ग लगा देते हैं तो असंभव, असंभव मतलब क्या होता है, जो भी घटना नहीं घट सकती, यानी कि असंभव है, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, इसी को क्या बोल रहा है, निषेध, निषेध यानी कि होता है नेगेटिव, तो जो भी चीज नेगेटिव का बोध करा रहा है वह क्या है, अ उपसर्ग लगाने से नेगेटिव सेंस का बोध होता है, यानी कि कारण भी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो पहला हमारा सही था, कथन कारण भी हमारा सही हो गया, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर क्या कर रहा है, कारण जो है वह ए का सही सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब देखो हिंदी प्रश्न कंप्लीट हो गए, अब इंग्लिश के हम लोग 10 प्रश्न को कंटिन्यू करते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न आजकल व्यापम का फेवरेट प्रश्न बन गया है। ये जो पंक्चुएशन मार्क्स वाले हैं ना, पंक्चुएशन, ये क्या होता है, हिंदी में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में कई सारे चिन्ह होते हैं, कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, लाघव चिन्ह होता है, इसी को इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा जगह पे सही प्लेस हुआ है, यह आपको बताना है। तो देखो चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, कौन सा साइन यहाँ पर भी यहाँ पे दिया गया है ना, ये वाला साइन कौन सा जो है सही जगह पे प्लेस है, यह आपको बताना है। इस प्रकार के प्रश्नों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न व्यापम पूछता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, ही सेड, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस यहाँ पे है, बाकी आई एम बिजी नाउ तो सब में सेम है ना। तो चिन्ह को बस देखना है आपको, ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा है, ये वाला चिन्ह यहाँ पे लगा है, तो दोनों जो है अपनी अपनी जगह पे सही प्लेस हुए हैं कहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो जब भी आपको एक्टिव सेंटेंस दिया रहेगा, एक्टिव सेंटेंस, तो ही सेड यानी कि कहने के बाद, ही सेड के बाद क्या लगा रहता है, हमेशा यहाँ पे कॉमा लगा रहता है। क्लियर है, हमेशा आपने कॉमा लगा रहता है, लेकिन इस सेंटेंस में कॉमा नहीं लगा है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो दूसरा सेंटेंस को देखो, ऑप्शन नंबर बी को, ही सेड, यहाँ पे कॉमा तो सही जगह पे लगा है, ये वाला पंक्चुएशन मार्क भी सही जगह पे प्लेस हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो ये पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है,
ये वाला, लेकिन इसके अंदर में आपको फुल स्टॉप लगा हुआ है, दिख रहा है। पंक्चुएशन मार्क आपका यहाँ चालू हो रहा है, सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग गया है, फिर क्लोजिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से नहीं लिखते, लिखते कैसे हैं, पंक्चुएशन मार्क को आपको स्टार्ट करना है, वर्ड्स को लिखना है, फिर आपको पंक्चुएशन मार्क्स को क्लोज करना है, उसके बाद में फुल स्टॉप यानी कि हिंदी में पूर्ण विराम को लगाना रहता है। क्लियर हो गया। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्यों नहीं हो गया, समझ में आया ना। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में ही सेड, यहाँ पे फिर से यहाँ पे ये वाला मिसिंग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी को देखो, ही सेड, यहाँ पे ये वाला साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन भी अपने जगह पे है। आई एम बिजी नाउ के बाद साइन को क्लोज किया है और फुल स्टॉप को आखिरी में लगाया है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ज़्यादा देखना है फ्रेंड्स। पंक्चुएशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, चिन्ह वाले, आजकल हिंदी में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, इसीलिए मैंने योजक चिन्ह यानी कि विराम चिन्ह वाले वीडियो बनाया भी था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर से वीडियो को वॉच करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका अगला दिया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। अब ये तो बहुत ईजी प्रश्न हो गया, नहीं थोड़ा ईजी नहीं है, तो ट्रिकी प्रश्न है। शी सेड टू मी, यहाँ पे दिया है डू यू लाइक कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या दिया है, डू दिया है, तो डू को हटाने के लिए इनडायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, डू को हटाते हैं तो उसकी जगह पे आता है आपका, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है शी आस्क्ड मी डू आई लाइक कॉफ़ी, तो डू का यहाँ पे डू ही लिख दिया है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में देखो, शी आस्क्ड मी दैट इफ़ आई लाइक कॉफ़ी, यहाँ पे आपका दैट दे दिया है, जबकि जब भी आपको डू लगाना हो उसके जगह में क्या यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, और दैट का यूज़ इसमें नहीं होगा। ध्यान से सुनना, इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है तो हमेशा दैट का यूज़ करते हैं, लेकिन डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक मी, डू यू वॉन्ट टू ईट, कुछ भी आपको डू वाले जो सेंटेंस दिए रहेंगे, इसको आपको डू को हटाना है तो उसकी जगह में सिर्फ और सिर्फ आपको इफ़ या वेदर का यूज़ करना रहेगा, दैट का यूज़ इसमें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेंटेंस में क्या लिख दिया है, शी आस्क्ड मी दैट का यूज़ हो गया है और इफ़ का भी यूज़ कर दिया है, दोनों जो है सुपरफ्लॉस की श्रेणी में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर सी में देखो, शी आस्क्ड मी वेदर आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। यहाँ पे वेदर का यूज हुआ है, लेकिन दैट का यूज हुआ है क्या, नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं एक बार, शी सेड टू मी दैट आई लाइक कॉफ़ी, इसमें इफ़ या वेदर का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यह तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो समझ में आया ना फ्रेंड्स, डू की जगह में आपको क्या यूज़ करना है, इफ़ या वेदर का यूज़ करना है, और दैट का यूज़ कभी भी नहीं करना है, ठीक है, इस वाले केस में। बाकी इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का यूज़ होता है, लेकिन इस केस में आपको नहीं करना है, ठीक है। देखो अगला प्रश्न आपको दिया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। इसमें से कौन सा आपको आएगा वो बताना है। तो क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ ही ब्लैंक हार्डर ही वुड पास द एग्ज़ाम, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो वह क्या करता, एग्ज़ाम पास कर लिया रहता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटेंस 1 दिया है आपको यहाँ पे और सेंटेंस 2 दिया है, दो सेंटेंस है आपस में जोड़ा गया है, किसके माध्यम से, इफ़ के माध्यम से। अगर उसने कड़ी मेहनत की होती, या पहला सेंटेंस हो गया, तो वह क्या करता, एग्जाम में पास कर लेता, यह हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, जब भी यहाँ पे इफ़ आए और यहाँ पर वुड आए, क्या आए, वुड शुड, वुड हो या शुड हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म को इस यहाँ पे इफ़ के साथ यूज़ करना है। समझ में आया मैंने क्या बोला, जब भी आपको यहाँ पर इफ़ दिया हो, यहाँ पर आपको वुड दिया हो या शुड दिया हो, तो आपको क्या करना है, हमेशा इफ़ के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा है, वर्क तो नहीं है, हैड वर्कड यहाँ पे अलग से लिखा हुआ, इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म है हमारा वर्कड, यानी कि इफ़ ही वर्कड हार्डर, अगर उसने कड़ी मेहनत की होती तो, ऐसा इफ़ का मतलब होता है तो, ठीक है, हिंदी में होता है तो या यदि, ठीक। तो चलो अगला प्रश्न अब देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट
प्रेपोजिशन, फिर से आपके प्रेपोजिशन वाले क्वेश्चन आ गए। हमेशा बोलती हूँ प्रेपोजिशन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। देखो आपको सेंटेंस दिया है, द ट्रेन अराइव्ड ब्लैंक द स्टेशन ऑन टाइम। ट्रेन क्या किया है, स्टेशन में टाइम से पहुंच गया है। अब देखो आप क्या मार्क करके आएंगे, चलो ईमानदारी से बताना इस प्रश्न का आंसर आपको देखते ही क्या लग रहा है। एक तो या तो इनटू लग रहा होगा, दूसरा आपको इन लग रहा होगा, लग रहा है ना। लेकिन ट्रेन जो है स्टेशन में पहुंच गई, मे का सेंस दे रहा है आपको, है ना। लेकिन यहाँ पे इन भी आंसर नहीं है, इनटू भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, यह है आपका फिक्स्ड प्रेपोजिशन बोलते हैं इसी को, फिक्स प्रेपोजिशन। कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन, अराइव के साथ हमेशा क्या लगता है, एट लगता है। अराइव के साथ एट लगता है जब हम किसी जगह की बात करते होते हैं, ठीक है। अराइव के साथ हमेशा एट लगता है जब हम किसी जगह की बात कर रहे होते हैं। ट्रेन आई तो ट्रेन कहाँ पे आई, एक पर्टिकुलर जगह में तो आई ना, चाहे वह कोई भी जगह हो, कोई भी स्टेशन हो, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह में आई, इसीलिए क्या होगा, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। आपने जब अनाउंस करते हैं उस समय सुना भी होगा, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 जितना भी उन लोग बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अराइव्ड के साथ एट प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। मैं हमेशा बताती हूँ नोन का भी आपको याद रखना है, नोन टू मी होता है, ऑब्लाइज का भी होता है, ऑब्लाइज यानी होता है माफ़ी मांगना, ऑब्लाइज टू होता है, इस प्रकार का आपको याद रखना रहता है। गुड, गुड के साथ क्या प्रपोजिशन लगता है, गुड एट, ही इज़ गुड एट सिंगिंग। तो ये कुछ फिक्स वाले प्रपोजिशन है जिसको मैंने आपको इस वीडियो में क्लियरली समझाया है, ठीक है, एकदम बेसिक से लेकर के एकदम ट्रिक के साथ फिर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न को देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको दिया है जिसमें कथन ए दिया है, द वर्ड हु इज यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली, ठीक है। क्या बोल रहा है, हु जो है शब्द हु दिया है वर्ड आपको, वहाँ सिर्फ पर्सन्स यानी कि व्यक्ति के लिए यूज होता है बोल रहा है। हु का अर्थ क्या होता है, हु का अर्थ होता है कौन, ठीक है। या किस प्रकार से यूज होता है, जैसे कि अगर हम मान लो की बात करते हैं, राम इज अ गुड मैन, राम इज अ गुड मैन हु बॉट अ न्यू कार, हु बॉट अ न्यू कार, ठीक है। राम एक अच्छा व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कार खरीदा है। तो यहाँ पे देखो हु शब्द जो है वह राम के लिए यूज हो रहा है, दोनों एक ही सेंटेंस है ना, राम इज अ गुड मैन हु बॉट अ न्यू कार। तो यहाँ पे हु शब्द जो है वह राम के लिए यूज हो रहा है। मतलब आपको सेंटेंस में, एक सेंटेंस में जब आपको 2 से 3 बार एक ही व्यक्ति के बारे में बात करना हो, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, हु शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यह किसके लिए प्रयोग होता है, व्यक्ति यानी कि जीवित चीजों के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। एक होता है आपका विच, ठीक है, विच होता है जैसे कि आपको अगर मैं बोलूँ एग्जाम्पल, दैट फ्लावर वॉज इज वेरी ब्यूटीफुल विच आई हैव बॉट फ्रॉम अ मार्केट। इस प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका शब्द कौन सा आया है, विच, यानी कि जो फ्लावर वॉस आप देख रहे हैं, गुलदस्ता आप देख रहे हैं, उसको मैंने कहाँ से खरीदा है, उसको मैंने मार्केट से खरीदा है। तो यहाँ पर जो विच शब्द आया है वह किसके लिए प्रयोग हो रहा है, द फ्लावर वॉस के लिए, यानी कि गुलदस्ते के लिए। गुलदस्ते में जान होती है क्या, नहीं होती है, यानी कि निर्जीव के लिए जब हमको कंजंक्शन यूज करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। और पर्सन्स यानी कि व्यक्ति के लिए, जीवित चीजों के लिए हमको प्रयोग करना हो तो हु का प्रयोग करते हैं। दोनों चीज समझ में आ गया। तो विच वाला भी एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए मैंने विच को ही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे कथन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। रीजन आपको दिया है बिकॉज हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट इन दैट क्लॉज, ठीक है। तो देखो यही तो मैंने बताया ना, राम इज अ गुड मैन, राम इज अ गुड मैन हु बॉट अ न्यू कार। तो हु क्या है, किसकी जगह में आ रहा है, राम की जगह में आ रहा है, यानी कि किसके जगह में आ रहा है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की जगह में आ रहा है, यानी कि कारण भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों के दोनों सही हैं। और क्या कर रहा है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको याद करना रहेगा। अब देखो अगला प्रश्न आ गया है, असर्शन ए दिया है आपको, अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेंट्स एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कंपाउंड मतलब होता है यौगिक,
यौगिक यानी कि दो सेंटेंस मिल करके क्या बोल रहा है, दो सेंटेंस जो होते हैं एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि यौगिक शब्द होने के लिए आपको कम से कम दो क्लॉज होने चाहिए, ये बोल रहा है। तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है। यौगिक शब्द किसको बोलते हैं, यौगिक शब्द जब एक सेंटेंस दिया हो साथ में यहाँ पे कॉमन करके दूसरा सेंटेंस दिया हो तो ये होता है आपका यौगिक सेंटेंस। ठीक है, यौगिक वाक्य बोलते हैं हिंदी में उसको। तो पहला हमारा करेक्ट है। रीजन आपको दिया है बिकॉज these clauses are joined by subordinated conjunction। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यौगिक वाला, राम इज अ गुड मैन, राम इज अ गुड मैन हु बॉट अ न्यू कार, है ना। तो यहाँ पे देखो एक सेंटेंस ये वाला था, दूसरा सेंटेंस ये वाला था, दोनों मिल करके क्या बनाए थे, एक बड़ा सेंटेंस बनाए थे। ठीक है, तो कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं उसी को इंग्लिश में। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस मिल करके एक बड़ा सेंटेंस बनाए थे जिसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और किसके माध्यम से जुड़ा थे, हु कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा आर भी सही हो गया, यानी कि पहला सही, सॉरी ए सही है और आर भी सही है। फिर से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। तो इंग्लिश में भी आजकल कूट वाले प्रश्न पूछ रहा है, इंग्लिश हो मैथ्स हो सब में आजकल व्यापम क्या कर रहा है, कूट वाले प्रश्न को ही पूछता है ना। क्वेश्चन आपको अगला दिया है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। ये प्रश्न तो हमने कर लिया क्या, नहीं किया, थोड़ा दूसरा टाइप का था वो वाला। तो शी सेड टू मी डू यू लाइक कॉफी, हो गया है जी। डू का मैंने क्या बताया था, वेदर बताया था, और इसके पहले ये नहीं आएगा करके। ठीक है, ये प्रश्न तो हो गया। आइडेंटिफाई द करेक्ट, ये भी तो हो गया है ना। अगला प्रश्न फिर देखते हैं ये वाला, मैच द पार्ट्स ऑफ स्पीच विथ देयर एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक बेसिक चीज़ आप लोग बताओ, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं, कमेंट करके तुरंत के तुरंत इसका आंसर मुझे बताएंगे आप लोग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में कितने होते हैं, यानी कि नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, वर्ब एडवर्ब, ये सब होते हैं ना, इंग्लिश में कितने होते हैं और हिंदी में कितने होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो नाउन दिया है आपको, इनमें से नाउन शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो बार बार मैंने आपको बता रखा है क्या चीज़, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन यानी कि होता है संज्ञा। और यहाँ पे नाम कौन सा है, नाम है आपका एक प्रकार से बुक, वस्तु का नाम बुक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नाउन है हमारा बुक, यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा। वर्ब कौन सा है, वर्ब मतलब होता है क्रिया, और क्रिया कौन सी होती है, क्रिया को पहचानने का तरीका होता है शब्द के आखिरी में ना लगा होना। तो इस शब्द के आखिरी में ना किस शब्द में लगा हुआ है, रन, रन का अर्थ क्या होता है, दौड़ना। ठीक है, तो वर्ब हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बी का हो गया चौथा। एडजेक्टिव जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो ठो शब्द हमारा बचा है, क्विकली बचा है एक ठो बचा है ब्यूटीफुल। इसमें से एडजेक्टिव कौन सा होना चाहिए, इसमें से एडजेक्टिव आपका होना चाहिए ब्यूटीफुल। क्यों ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सीता एक सुंदर लड़की है, सीता का डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है, ब्यूटीफुल शब्द दे रहा है। और वह बहुत तेज दौड़ता है, क्विकली का अर्थ क्या होता है, तेज। तो वह बहुत तेज दौड़ता है, मतलब कि क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है, क्विकली यानी कि तेज बता रहा है। और सीता की सुंदरता कौन बता रहा है, ब्यूटीफुल शब्द जो है वह सीता की सुंदरता बता रहा है। इसीलिए हमारा एडजेक्टिव जो है वह ब्यूटीफुल है, और एडवर्ब कौन सा है, क्विकली है, यानी कि डी का हो जाएगा पहला। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1 वाला ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है। देखो अगला प्रश्न आ गया हमारा, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर से ये प्रश्न तो शायद नहीं हुआ है, ही सेड आई एम टायर्ड, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ही सेड दैट ही वॉज टायर्ड। ये तो बहुत इजी था। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से करेक्ट स्पेलिंग वाला कौन सा है आपको बताना है। तो देखो एक झलक देखने पे इसमें क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है कि अचीव लिखा हुआ है। तो अचीव का जो भी स्पेलिंग आपको पता हो उसको अलग से आपको लिख लेना है। अब आपके हिसाब से यह सही है तो इसको आपको ऑप्शन से मिलान करना है, कौन सा ऑप्शन सही है इससे मिलान करो। तो मेरे हिसाब से यह सही था, और इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर
बी वाला मैच हो रहा है। क्लियर है? तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगर आप ऑप्शन से देखने जाएंगे ना, ऑप्शन से यहाँ पे देखते रहेंगे कि ये सही है क्या, ये सही है क्या, ये सही है क्या, तो हमेशा 200% गलत ही मार्क करके आएंगे। लेकिन जो मैंने बताया ना आपको, एक नज़र पहले देखो, जो भी आंसर आपको सही लगता है उसको पहले लिख लो, इसमें से फिर से ऑप्शन को मैच करो, इसमें आपके 200% सही होंगे। ये आपको मतलब ये ट्रिक है कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अब देखो, इंग्लिश के हमारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग के प्रश्न में। ठीक है, देखना, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। क्लियर हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट मैंने हमेशा बोला है किसको मार्क करना है, सेंटर को आपको स्टार्टिंग पॉइंट मान करके चलना है। ठीक है, तो एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चला बोल रहा है, तो उत्तर है हमारा ये वाला 6 किलोमीटर चला, यानी कि यहाँ से हम लोग 6 किलोमीटर चलेंगे तो 6 हमारा ये हो गया। फिर वह दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे रुका हुआ है, दाएं मुड़े यानी कि इधर से 4 किलोमीटर चला। ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, माने कि यहाँ पे आके रुका है, इसका दायां है ये और बायां था इधर, तो बायां मुड़ा बोलो यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा कितना, 3 किलोमीटर। अब यहाँ पर आकर के वह रुक गया है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है ये बताना है, दूरी नहीं बताना है आपको, दिशा बताना है। तो यहाँ पर आकर के रुका हुआ है और इसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, प्रारंभिक बिंदु था आपका ये वाला, यहाँ पर आकर के रुका हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये वाला, ये था हमारा ऊपर की तरफ उत्तर डायरेक्शन, इधर था आपका पूर्व था, तो दोनों के बीच का दिशा कौन सी होती है, दोनों के बीच की दिशा हमारी उत्तर पूर्व हो जाएगी। समझ में आया ना किस प्रकार से आंसर लाए, दोनों के बीच की दिशा को बीच का दिशा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे पश्चिम दिया है और ये दक्षिण दिया है, इन दोनों के बीच की दिशा यहाँ पर किसी पॉइंट को पूछेगा तो क्या आंसर लेना है, दक्षिण पश्चिम हमको आंसर लेना रहेगा। समझ में आया कैसे, तो ये तो एक प्रकार से इजी ही प्रश्न था कह सकते हैं आप लोग। देखो अगला प्रश्न आ गया, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर, फिर 6 किलोमीटर पश्चिम और फिर 4 किलोमीटर दक्षिण चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कुल दूरी कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्शन बनाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया बोले, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट बीच को माना है, ऊपर की ओर 10 किलोमीटर, यानी कि ये हमने बना लिया 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर पश्चिम गया, पश्चिम है हमारा इधर, तो इधर कितना गया, 6 किलोमीटर गया बोल रहा है। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण गया, अब दक्षिण हमारा नीचे है, तो नीचे हम किधर क्या मार्क करेंगे, 4 किलोमीटर इसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, वह प्रारंभिक स्थान से कुल दूरी कितनी है ये आपको बताना है। प्रारंभिक स्थान था हमारा ये वाला, अंतिम हमारा कौन सा है, ये वाला। ठीक है, तो दूरी कौन सी निकालनी है, यहाँ से लेकर के इतने तक की दूरी को आपको निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखना, यहाँ से लेकर के इतनी की दूरी कितनी है, ये है आपकी 6 और टोटल हमारी दूरी थी 10, जिसमें से 4 उसने ऑलरेडी पार कर लिया है, तो 10 में से 4 करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि ये वाली दूरी है हमारी 6। ठीक है, अब डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ये है आपकी 6, ये भी है आपकी 6। ठीक है, तो ये वाली दूरी कितनी है ये हमको निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करो, लंब का स्क्वायर बराबर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर, माफ़ कीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर यानी कि x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 प्लस 36, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है, 72। और ये था हमारा कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण बराबर कितना आएगा, √72, लेकिन आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ये है आपका ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना रहेगा। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया है, यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है
तो 1 फरवरी 2025 का दिन क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका है, 1 जनवरी 2025 है और सेम वर्ष में यहाँ पर देखो ये जनवरी था और ये फरवरी है, 2025 यहाँ पर है, 2025 यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको दोनों का डिफरेंस देखना रहेगा। जैसे कि 1 जनवरी से जब हम लोग काउंट करेंगे, गिनती चालू करेंगे, तो 1 फरवरी तक कितना दिन होगा, जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। एक दिन हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब टोटल हमारे कितने दिन बचे हैं, 30 दिन बचे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे 1 फरवरी का निकालना है, इसलिए +1 फिर कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 31। अब जितने भी दिन यहाँ पे आए हैं उसको 7 से भाग देना, तो 7 चौक कितना होता है, 28 होता है। हासिल कितना बच गया, हासिल बचा आपका 3 बचा, ठीक है। अब इससे हमको मतलब नहीं है, 4 जो है उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है इस शेषफल से। तो यहाँ पे देखो बुधवार जो दिया गया था, तो बुधवार +3 करो, बुधवार +3 दिन करेंगे तो कितना आता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो शनिवार हमारा क्या हो जाएगा, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। दिनांक दिया गया है उसका आपको डिफरेंस निकालना रहेगा, उसमें से आपको 7 से भाग करना रहेगा। जो भी यहाँ पे शेषफल आया है उसको, जो भी दिन दिया है उससे प्लस कर देंगे। तो बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शनिवार हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है। जब मैं आपको कैलेंडर वाले चैप्टर कराऊंगी, टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग में, तो इस प्रश्न को अच्छे से डील करवाऊंगी, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखो, अगला प्रश्न आपको दिया है, अगर पानी नहीं होता तो जीवन संभव नहीं। ये आपको कथन बोल रहा है, तो क्या यह कथन सही है क्या, बिल्कुल। पानी नहीं रहेगा तो हमारा जीवन संभव है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यह कथन तो हमारा सत्य हो गया, ठीक है। कारण आपको दिया है, सभी जीवित प्राणी पानी पर निर्भर है। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर पानी नहीं होगा तो जीवन संभव क्यों नहीं होगा, क्योंकि सभी जीवित प्राणी क्या कर रहे हैं, पानी पर ही निर्भर है। तो यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और कारण क्या कर रहा है, सही सही व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया। ए और आर दोनों सही है और कारण जो है वह कथन का सही सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। फिर से आपको अगला प्रश्न आ गया है, कथन ए, गर्मियों में दिन क्या होता है, लंबा होता है बोल रहा है। गर्मियों में दिन लंबा होता है, बड़ा होता है, ये आपने महसूस किया है, ठीक है। गर्मियों का दिन लंबा होता है ना, बड़ा होता है, तो यह तो बिल्कुल करेक्ट है। कारण दिया है इस चीज का, क्योंकि सूर्य का मार्ग धरती के ऊपर ऊंचा होता है। क्यों बड़ा होता है, 21 जून जो है सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसी दिन सूर्य की रोशनी जो होती है सीधे हमारे सर के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पे बोल रहा है, सूर्य का मार्ग धरती के ऊपर ऊंचा होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है सही सही कथन की व्याख्या कर रहा है। क्लियर हो गया। देखो, ये वाले प्रश्न आ गए, ये भी एक तरीके से बहुत ही इजी प्रश्न है, सीरीज का प्रश्न। 3 से आपको 7 में जाना है, तो 3 से 7 में कैसे जाएंगे, 3 गुणा 2 करो +1 करो, 3 दूना 6 +1 कितना आता है, 7 आता है। अब 7 से आपको 15 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 7 दूनी 14 +1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये हो गया हमारा 15। 15 से 30 में जाना है, तो 31 में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 15 गुणी, यहाँ पे लिख देती हूँ, 15 गुणी 2 +1, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है, और 30 +1 31 होता है, यानी कि ये वाला आ गया हमारा। 31 से हमको जाना है, तो देखो यहाँ पे गुणा 2 +1 कर रहे थे, तो अगला भी वही करना पड़ेगा, यानी कि 31 गुणा 2 +1, 31 दूना 2 कितना होता है, 62 होता है। 62 +1 करेंगे तो 63 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना रहेगा। देखो, अगला प्रश्न देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न आ गया है ना, ये वाला। एक कोडिंग प्रश्न, अच्छा सॉरी यहाँ से लिखा है, यदि कैट को DBU लिखा जाए तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा, आपको बताना है। तो यह तो बहुत इजी प्रश्न हो गया है ना, इससे टफ लेवल के प्रश्न आएंगे ये वाले। रीजनिंग का वीडियो देखना फ्रेंड्स, मैंने उसमें टफ लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। ये तो मॉक टेस्ट था, इसलिए नॉर्मल मॉडरेट लेवल के प्रश्न लेकर के आई हूँ। तो देखो, C के बाद क्या आता है, D आता है, A के बाद B आता है, T के बाद U आता है, यानी कि +1 का सीरीज चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार डॉग को देखो, डॉग है तो डॉग में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, D +1 E
O+1 क्या होता है, O के बाद P आता है, G के बाद क्या आता है, G के बाद H आता है, यानी कि EPH। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो एक प्रकार से इजी प्रश्न था कोडिंग डिकोडिंग का, और सीरीज का मैंने आपको टफ लेवल के प्रश्न करवाए हैं। आप लोग वीडियो वाले सेक्शन में जाना, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस लेवल के सीरीज के प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, एनालॉजी के प्रश्न, सारे टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का मैंने सीरीज चलाया है, जिसमें मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी करवा चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ भी बहुत इजी प्रश्न हो गया, ये वाले प्रश्न नहीं आएंगे, फिर मैं बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बाकी तीनों से अलग है? तो कौन सा अलग है? आयत है, वृत्त है, वर्ग है और त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे बनता है? ऐसा। वर्ग बनता है ऐसा। वृत्त कैसे वर्ग है ये और वृत्त है ये। आयत कैसे बनता है? ये ऐसा बनता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आयत में, वर्ग में और त्रिभुज में क्या समानताएं हैं? इसमें सभी में भुजाएं हैं। क्या है? सभी में भुजाएं हैं। लेकिन वृत्त में भुजा दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। वृत्त में भुजाएं नहीं होती, इसलिए हमारा डिफरेंस कौन सा हो गया? वृत्त हमारा डिफरेंस है। ठीक है, देखो मैथ्स के प्रश्न आ गए, फटाफट सॉल्व करेंगे, है ना इसको। 15% ऑफ 400, 25% ऑफ 360, 30% ऑफ 200। तो परसेंटेज के प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं? 15 का यहाँ पे 15 लिख दिया हमने। परसेंटेज बराबर कैसे लिखते हैं? परसेंटेज को हमेशा बटे में 100 करके लिखते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ का मतलब गुणा होता है। 400 का हमने 400 लिख दिया। क्लियर है? प्लस दिया है तो प्लस लिख दिया, 25 दिया है तो 25, परसेंटेज है इसलिए बटे में 100 लिख दिया, ऑफ है तो गुणा लिख दिया, और ये है 360। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का माइनस लिख दिया। 30% दिया है तो 30, परसेंटेज है मतलब बटे में 100, ऑफ है तो गुणा 200। ठीक, इतना लिखा गया। अब इसको कट फिट करो, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो गया? नहीं। तो यहाँ पे क्या बना? 15 गुणित 4 बचा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, यहाँ से 0, ये 0 कैंसिल, और कुछ कैंसिल होगा? 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 18। 5 गुना 18 यहाँ पे आया। ठीक है, माइनस का 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 30 गुना 2 ये बना। तो 15 चौक कितना होता है? 15 चौक होता है हमारा 60, प्लस 18 पंचे कितना होता है? 18 पंचे 90, 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है। ये 60 माइनस में है, ये 60 प्लस में है, दोनों कैंसिल कर देंगे, और क्या आंसर बच गया हमारा? 90 जो है यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो नहीं दिया है, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? देखो आंसर तो ऐसी 90 आ रहा है। आप लोग इसको एक बार ना क्रॉस चेक करके देखना फ्रेंड्स। ठीक है, हो सकता है मुझसे हड़बड़ी में गलती हो गया हो, तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, देखो अगला प्रश्न दिया है, यदि 5/8 का 3/4 भाग लिया जाए तो परिणाम क्या होगा? ये लिया जाए का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 10 रुपए है, मैंने आपसे 5 रुपए ले लिया। ठीक है, अगर आपके पास 10 रुपए है, मैंने आपसे 5 रुपए ले लिया, तो ले लिया का अर्थ क्या हो गया? आपसे पैसे जो है माइनस हो गए। आपके पैसे क्या हो गए? माइनस हो गए। तो उसी को यहाँ पे प्रोफेशनल शब्दों में दे दिया है, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग रहा है। यदि 5/8 का हम लोग 3/4 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस करना पड़ेगा। 5/8 माइनस 3/4, दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकाल दो। 8 4 का एलसीएम कितना होता है? 8 ही होता है। ऊपर में आया 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर में हमारा 2 से गुणा हो जाएगा, माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। लेकिन यह तो माइनस में आ रहा है, -1/8 हो जा रहा है। ऑप्शन दिया है क्या? फिर से कुछ गलत लग रहा है जी, है ना? हो सकता है मुझसे ही प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा, है ना? यहाँ पे -1/8 आ रहा है। एक बार जरूर से सॉल्व करना आप लोग। ठीक है, जितने भी प्रश्न करवा रही हूँ पेन पेपर लेकर के बैठा करेंगे आप लोग, जिससे भी आपको आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन शायद मिसमैच हो गया है। ठीक, एक बार इस प्रश्न को देख लेते हैं। 6 लोगों के लिए कुल आयु कितनी है? 300 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति की आयु 400 वर्ष है, तो शेष 5 लोगों की औसत आयु कितनी होगी आपको बताना है। ठीक है, 6 लोगों की औसत आयु यानी कि x1 से लेकर के x6 तक की औसत आयु कितनी दी गई है आपको? 300 वर्ष, सॉरी कुल आयु दी गई है, तो 300 वर्ष हमने लिख दिया। एक व्यक्ति की आयु कितनी है? 400 ही बोल रहा है, तो 600 हमारा ऑलरेडी था, उसमें से हमने 40 यानी कि 6वें व्यक्ति को निकाल दिया, तो 5 व्यक्ति की औसत आयु निकल जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 5
300 माइनस 40 करेंगे तो आएगा 260/5 करेंगे तो 5×5 = 25 और ये हो जाएगा 5×2 = 10, 52 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, चलो ये वाला प्रश्न बस वो करते हैं, फिर वीडियो को एंड करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। ठीक है, कल मैं अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगी आपको। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। थोड़ा सा ऑप्शंस मिसमैच हो गया तो ऐसा लग रहा है कि मैं गलत सॉल्व कर रही हूँ, क्या ऐसा फीलिंग आ जा रहा है। उससे अच्छा ना आप लोगों को मिसगाइड बिल्कुल नहीं करूँगी, अच्छे से कल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला संख्या श्रृंखला दी गई है 2, 6, 12, 20, 30। ये तो बहुत इजी है। 2 से 6 में जाना है तो +4, 6 से 12 में जाना है तो +6, 12 से 20 में जाना है तो +8, 20 से 30 में जाना है तो +10 करना पड़ेगा, यानी कि 4, 6, 8, 10 है तो अगला क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यानी कि 20 + 12 कितना हो, 30 + 12 कितना होता है, 30 + 12 आपका 22 होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही प्रश्न रखती हूँ। बहुत सारे मिसप्रिंट हो गए हैं इसमें, है ना, इस पीडीएफ में बहुत सारे मिसप्रिंट हो गए हैं, कहना चाहिए टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसीलिए इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। बाकी हम लोग कल जब मॉक टेस्ट 2 लेकर के आएंगे उसमें आपको सारे के सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने भी मेगा टेस्ट 1, 2 को नहीं देखा है, जल्दी से जाना और वीडियो को देखना और अपना रैंकिंग पहचानना। ठीक है।